सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ माइक सर हियर। और आज का जो क्लास है हम लोग का हिस्ट्री का, उसके नए पड़ाव के ऊपर चलते हैं। मैंने आपको जो अभी तक डिस्कशन कराया था वो मैंने आपको 18th सेंचुरी इंडिया का कराया था। 18th सेंचुरी के अंदर कुछ बेसिक बातें जो कल के रिवीजन की रह गई हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 18th सेंचुरी के अंदर मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। पहली चीज़ मैंने आपको क्या पढ़ाया था इसके अंदर, डिक्लाइनेशन ऑफ द मुगल्स की बात की थी हमने। डिक्लाइनेशन ऑफ द मुगल्स, या फिर हम लोग ने ये देखा था कि मुगलों का पतन किस तरीके से हुआ, इसकी बात हम लोग ने की थी। तो डिक्लाइनेशन ऑफ द मुगल्स वन ऑफ द पार्ट था उसका। उसके बाद में दूसरी चीज़ हम लोग ने क्या बात की थी, हम लोग ने ये बात की थी तो रीजनल पावर्स थी, क्षेत्रीय शक्तियां वो जो थी वो कैसे इंडिपेंडेंट हो गई, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कैसे कर लिया। ठीक है, ये स्वतंत्र करने का हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि क्या रीज़न था, किस वजह से इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया, कैसे किया। ठीक है, तीसरा जो कारण था वो तीसरा कारण था 18th सेंचुरी के अंदर, जिसकी वजह से भारत के अंदर 18वीं शताब्दी की उथल पुथल देखने को मिलती है। और वो क्या कारण था, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर एम्पायर को इस्टेब्लिश कर देना, मतलब प्रभुत्व किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे अपना जमाया था, इसकी बात हम लोग ने यहाँ पे की थी। ठीक है, अब ये तो 18वीं शताब्दी का भारत था, एक क्विक रिवीजन था हम लोग का कल के क्लास का, उसको हम लोग ने देखा। ये तीनों मैंने कारण आपको बता दिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आज के प्रॉपर क्लास की, आज का प्रॉपर क्लास हमारा 18th सेंचुरी से ही है, लेकिन कुछ और स्टेप अहेड हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ पे क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे। और ये ट्रेडर्स टू रूलर्स कब हो गए, हमको इसके बारे में बात करें। जो ब्रिटिशर्स थे ये ट्रेडर्स से रूलर्स कैसे हो गए। ट्रेडर्स का मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ व्यापारी, और ये व्यापारी से सीधे यहाँ पे क्या बन गया कि शासक बन गया, आगे सत्ता अपने हाथों में इन्होंने ले ली। तो ये व्यापारी से किस तरीके से शासक बन गए, हमारा आज का पूरा मुद्दा यही है। ठीक है, अब ये व्यापारी से शासक कैसे बन गया, इसके पीछे बहुत सारे कारण 18वीं शताब्दी में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 18वीं शताब्दी के भारत में क्या क्या हो रहा था, ये तो सब आप लोग ने देख ही लिया। लेकिन साथ ही साथ में अब ये भी देखना है कि 18वीं शताब्दी में भारतीयों के बीच में उथल पुथल के साथ साथ में कौन सी विदेशी शक्तियाँ थी जो इनके साथ में उथल पुथल कर रही थी। ठीक है, अब वो विदेशी शक्तियाँ और भारतीय शक्तियों का यहाँ पे मर्जर देखने को मिलेगा। अब ये ट्रेडर्स से रूलर्स कैसे बने, इस पॉइंट को हम लोग मिलाने वाले हैं। पता है किससे हम लोग मिलाने वाले हैं, इससे जो बंगाल के बारे में मैंने आपको बताया था। बंगाल याद होगा आपको, एक इंडिपेंडेंट पावर थी, एक स्वतंत्र शक्ति है जिसके बारे में हम लोग ने यहाँ पे बात की थी। और बंगाल को फ्रीडम कब मिली थी, 1713 में बात की थी हम लोग ने, यही तो था। 1713 में बंगाल इंडिपेंडेंट हो गया, और इसको इंडिपेंडेंट कराने वाले थे मुर्शिद कुली खान। मेरे प्रीवियस क्लास में देखेंगे जाके तो मैंने इसके बारे में बताया आपको। इन्होंने क्या करा, 1713 में बंगाल को इंडिपेंडेंट करा लिया, मुगलों से स्वतंत्र करा लिया। बोले हम सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और बंगाल से इन्होंने जब अपने आप को स्वतंत्र किया मुर्शिद कुली खान के अंडर में, तो इन्होंने अपनी राजधानी भी बना ली, किसको, मुर्शिदाबाद को। मुर्शिदाबाद इनकी बन गई राजधानी। अब ये बंगाल अलग है और अलग तरीके से अपना रूल कर रहा है, व्यापार कर रहा है। लेकिन बंगाल के अंदर, बंगाल में मैंने एक ऐसी जगह बताई थी आपको, बंगाल एक ऐसा राज्य था जिसको अंग्रेज़ों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज के मामले में रिच माना है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज के मामले में रिच का मतलब ये हो गया कि सबसे अमीर राज्य कोई था अगर पूरे देश के अंदर हमारे, तो वो कौन सा था, बंगाल था। इसी वजह से आप देखोगे गवर्नरशिप से लेकर तमाम चीज़ें सब कुछ बंगाल से, कैपिटल तक अंग्रेज़ों ने अपनी बंगाल बनाई। ठीक है, धीरे धीरे करके ये सब स्विच करना इन्होंने शुरू करा, क्योंकि इन्होंने खजाने खाली कर दिए, यहाँ के ले गए सब यहाँ से उठा के। ठीक, तो हुआ ये था कि जो मुर्शिदाबाद था ये कैपिटल था, और इस कैपिटल के अंदर बंगाल का एक शासक यहाँ पे रूल किया करता था। बात आ गई है अब यहाँ पे 1757 की। यहाँ मैं बात किसकी करने वाला हूँ, 1757 की बात करने वाला हूँ। 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हो रही थी,
तो इस प्लासी की लड़ाई के पीछे जो लोग जिम्मेदार थे या जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उसमें कुछ नाम है, जैसे सिराजुद्दौला, ठीक है। कौन था बंगाल का उस समय शासक? यहाँ पे सिराजुद्दौला यहाँ के नवाब हुआ करते थे। सिराजुद्दौला के पीछे यहाँ पे पड़ गए थे कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पे कौन लीड कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो कहानी यहाँ पे थी, लेकिन कहानी यहीं तक नहीं थी। हमको यहाँ पे अब देखना है कि बंगाल के अंदर से कैसे ये ट्रेडर से रूलर की तरफ चले गए अंग्रेज, और साथ ही साथ में क्या कारण थे, बंगाल के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या प्रॉब्लम क्या थी, ये देखना। तो हम लोग का टॉपिक क्या हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे बैटल ऑफ लासी, मतलब लासी की लड़ाई। और इसकी बात हम लोग कर रहे हैं कब? 1757 के अंदर। प्लासी की लड़ाई जिन जिन लोगों के बीच में हुई उनका नाम फिर से यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कौन कर रहा है? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो बेसिकली यहाँ पे कोई भी वॉर होता है, कोई भी लड़ाई होती है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या देख लेना है? हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे व्हाट वर दी रीजंस, कारण थे क्या जिसकी वजह से ये वॉर हुआ, ठीक है। अब रीजन भी देखो क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। रीजन भी दो तरीके के होते हैं। एक तो हो जाता है आपका इमीडिएट कॉज, और एक क्या हो जाता है आपका? रियल कॉज। मतलब आकस्मिक कारण क्या है जो तुरंत हो गए, और वास्तविक कारण क्या है जो कई समय से चलते चले आ रहे थे जिसकी वजह से ये हुआ। तो इस लड़ाई के पीछे के क्या कारण है, इन कारण की अगर हम लोग बात करें तो वो कारण जान लेते हैं, ठीक है। पहले मैं जान लेता हूं कि रियल कॉजेस क्या क्या थे इसके पीछे के, ठीक। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। रियल कॉजेज क्या थे कि ये समय वो चल रहा है, 1757 की बात कर रहे हैं हम लोग, और 1757 का दौर जो था 1750s एंड 1760s का, ये दौर पूरा का पूरा जो था वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। किसका दौर है ये? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब औद्योगिक क्रांति का काल है। औद्योगिक क्रांति का ये काल है, और इस औद्योगिक क्रांति के काल के अंदर यहाँ पे सभी इंडस्ट्रीज का डेवलप तो हो रहा था। औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब हो गया कि लोग अपने अपने उद्योग को डेवलप करने में लगे थे, और उद्योग क्या कैसे डेवलप होगा? जब आप इंडस्ट्रीज लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया था, इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई थी। अंग्रेजों को सबसे बड़ी जगह क्या दिखी इंडस्ट्री लगाने के लिए? भारत दिखी, और भारत में सबसे बड़ी जगह क्या थी? बंगाल थी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेसिकली मतलब ये हो गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, अंग्रेज भारत के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज को लगा के यहाँ से प्रॉफिट कमाना चाहते थे। तो उनका एक कारण तो ये यहाँ पे था कि रियल कॉज का अंदर वो यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज लगाना चाहते थे, लेकिन भारतीय नहीं चाहते थे कोई बाहरी पावर आके यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए। भारतीयों में कौन? जैसे बंगाल के सिराजुद्दौला, ये नहीं चाहते थे यहाँ पे ये इंडस्ट्री लगाए। तो क्या होगा इन दोनों में? युद्ध होगा, लड़ाई होगी, किसी ना किसी तरीके का टसल होगा, और वही टसल हुआ किसके फॉर्म में? प्लासी के फॉर्म में। पहला कारण समझ आ गया, बोलोगे नहीं आप? दूसरा कारण देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसी दौर के अंदर, यही 1750 और 60s का दौर था, पूरे साम्राज्य के अंदर कैपिटलिज्म का दौर आ गया था। कैपिटलिज्म को बोलते हैं हम लोग पूंजीवाद। क्या बोलते हैं? पूंजीवाद। पूंजीवाद या कैपिटलिज्म का ये वो दौर था जिस दौर के अंदर भारत के अंदर या फिर विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सारे के सारे लोग एक ही चीज के पीछे भाग रहे थे, और वो चीज क्या थी? वो थी प्रॉफिट, लाभ। कैपिटलिज्म का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? लाभ होता है। वो लाभ और प्रॉफिट के ही बारे में सोचा करते हैं, वही लोग कैपिटलिस्ट होते हैं।
ठीक है, जितने भी व्यापारी हो गए, इंडस्ट्री वाले हो गए, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, ये सब कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते हैं और उससे प्रॉफिट को गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट के चक्कर में, अब प्रॉफिट ऐसा हो गया था लोगों के लिए कि प्रॉफिट को लोग क्या समझने लगे थे कि ये प्रॉफिट जो है वो गॉड है। क्या है? गॉड। पहले, इससे पहले लोग ईश्वर की प्रार्थना करते थे, हर धर्म के लोग इसी में खुश रहते थे। हैं, यूरोपीय भारत के अंदर क्यों आए थे, उसमें से एक कारण गॉड बताया था मैंने तुम लोग को, बताया था। और गॉड का मतलब क्या था? गॉड ही था, ईश्वर ही था। एक और बताया था तुम लोग को मैंने, गॉड उसमें जी का मतलब क्या था? वो ग्लोरी था, ग्लोरी छोड़ दो। एक और बताया था, वो क्या था? गोल्ड था। गोल्ड का मतलब क्या था? वो पैसा था। ठीक है, इन्होंने क्या करा? गोल्ड इक्वल टू गॉड कर दिया, गोल्ड और गॉड में फर्क खत्म कर दिया। ठीक है, ये इसी गोल्ड को क्या मानने लगे? गॉड मानने लगे, और सारा का सारा फोकस प्रॉफिट पे। तो इन्हें जहाँ जगह मिलेगी, जैसे जगह मिलेगी, जहाँ मौका दिखेगा, ये वहाँ अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे। तो अगर आपसे पूछे क्या वास्तविक कारण थे जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध हुआ, तो आप उसमें वास्तविक कारण क्या बताओगे? एक तो था भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इस दौर में शुरू हो गया था, औद्योगिक क्रांति। और दूसरा क्या बोलोगे? कैपिटलिज्म, पूंजीवाद यहाँ पे शुरू हो गया था, पूंजीवाद इसका दूसरा कारण था। ये दो कारण आप लोग बताएंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर आपसे रियल कॉजेस की बात करेगा। चलो आगे बढ़े। रियल कॉजेस के बाद में मैंने यहां पे क्या लिखा था? मैंने लिखा था यहां पे इमीडिएट कॉजेस। चलो इमीडिएट कॉजेस की मैं बात कर लेता हूं। ठीक, अब इमीडिएट कॉजेस के अंदर क्या कारण थे, किस तरीके के कारण की वजह से यहाँ पे तुरंत जो था वो लड़ाई हो गई? ये दो कारण तो मैंने तुम्हें बताया। ये कौन से थे? ये वो कारण है जो रियल है और कई समय से चल रहे हैं। ये तुरंत का कारण नहीं है कि एकदम किसी ने पत्थर मारा और तुमने उसे जाके झापड़ मार दिया। ये होता है इमीडिएट। ठीक है, और एक होता है पड़ोसी तुम्हारे घर के सामने बहुत दिनों से कूड़ा डाल रहा है, बार बार डाल रहा, तुम बर्दाश्त करो, चलो हटो, इग्नोर कर रहा हो, फिर डाल रहा, फिर। तो ये साल दर साल गुजरता चला जाए, गुजरता चला जाए, एक दिन तो लड़ाई हो ही जाएगी। होगा नहीं होगा? ये होता है रियल, जो समय तक चलता है थोड़ा। ठीक है, वास्तविक होता है। तो हुआ क्या कि ये इमीडिएट कॉजेज की अगर हम लोग बात करें तो इमीडिएट कॉजेज में पहली जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा वो चीज़ जो है वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे ट्राई किया फोर्टिफाई बंगाल। फोर्टिफाई का मतलब होता है कब्जा करना। क्या होता है? कब्जा करना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे क्या ट्राई करा? उन्होंने ये ट्राई करा हम किसी भी तरीके से यहाँ पे क्या करें? कब्जा करना। ठीक, अब कब्जा तो पूरा तरीके से कर नहीं सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। बंगाल बहुत बड़ा और बंगाल के अंदर एक नवाब है, पहले से एक रूलर रह रहा है। ठीक है, तो इन्होंने एडिशनल फोर्टिफिकेशन की बात करी। एडिशनल फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो एक्स्ट्रा है उस रीजन को ये लोग ले लेंगे। ठीक है, मतलब ये थोड़ा रीजन लेके कैप्चर करके उसके ऊपर अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला प्रोसेस डालना चाहते थे। ये था क्या? एडिशनल फोर्टिफिकेशन की कोशिश कि ये आधिकारिक रूप से कब्जा करना चाहते थे बंगाल के ऊपर अपनी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए। ठीक, दूसरी चीज़, अब ये बात बंगाल के नवाब से बर्दाश्त होगी क्या कि तुम मेरी आके बंगाल के ऊपर कब्जा कर लो? कोई भी तो नहीं करेगा, नहीं होगा ना। दूसरी चीज़ जो थी, एक वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूं, उसको बोलते थे दस्तक। दूसरा कारण हम बोलेंगे, वो बोलेंगे मिसयूज ऑफ दस्तक। इसका मिसयूज हो रहा था। अब दस्तक क्या है, क्या बला है ये दस्तक? क्या थी, किस तरीके की चीज़ थी? दस्तक पॉसिबली तरीके से एक तरीके का टैक्स था या कर था। क्या था? टैक्स था या कर था। और ये टैक्स और कर जो था वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय व्यापारियों को देना पड़ता था। कौन देता था? भारतीय व्यापारी देते थे। और ये दस्तक जो कर था उससे पूरी तरीके से फ्री कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। इनको ये कोई कर देना ही नहीं पड़ता था। ठीक,
अब हुआ क्या कि जितने भी भारतीय यहाँ पे आके भारत में ही हम रह रहे हैं, भारत के ही लोग हैं, भारत में ही व्यापार कर रहे हैं और उल्टा हम ही कर दे रहे हैं। और जो बाहर से आए हैं विदेशी, जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो विदेशी व्यापार कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके का कोई कर नहीं दे रहे। तो ये मिसयूज कर रहे थे ये लोग यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के, ठीक है। तो जब ये वाला मिसयूज होना शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो बंगाल के नवाब ने एक्शन लिया, बोले मिसयूज ऑफ दस्तक नहीं होने देंगे, गलत तरीके से आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये दस्तक पॉसिबल हुआ कैसे था? ये हुआ था मुगलों के गधेपन की वजह से। पढ़ाऊंगा मैं मुगलों के बारे में। तो 1717 की बात थी, एक मुगल शासक थे, उनका नाम था फर्रुखशियर। इन्होंने यहाँ पे एक फरमान जारी किया था और उस फरमान के अंदर बोल दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर व्यापार कर सकती है, व्यापार कर सकती है, पूरे भारत में व्यापार कर सकती है और उसको उसके लिए कर देने की ज़रूरत नहीं, और कर का भाग भी अगर देना पड़ेगा तो मात्र और मात्र 10% से ज़्यादा आपको कर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, जब मैं आपको फर्रुखशियर के बारे में पढ़ाऊंगा, मुगल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन एक मुगलों की गलती की वजह से 1717 में जो फर्रुखशियर ने यहाँ पे फरमान दे दिया, उस फरमान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पावर दे दी कि वो दस्तक या किसी भी तरीके का कोई कर भारत में नहीं देंगे, और इसका मिसयूज इन्होंने यहाँ पे करना शुरू कर दिया। क्या ऐसा करना सही था मुगल के द्वारा? नहीं था ना सही, ठीक, बिल्कुल सही नहीं था। ये तीसरा कारण अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि मुगल शासक ने जो फरमान दिया था उसकी वजह से भी यहाँ पे डिस्प्यूट शुरू हो गया था। लिख सकते ये बात हो। आप ये हुआ कि इन्होंने पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने भारत के व्यापार को बांट दिया। उसके पीछे कारण बड़ा हास्यप्रद। उसके पीछे कारण ये था कि फर्रुखशियर का एक फोड़ा था, बॉडी के ऊपर एक फोड़ा हो जाता है जैसे दाना बड़ा वाला जो टाइप का, वो ठीक नहीं हो रहा था। इन्होंने क्या बोला अंग्रेज़ों ने कि हमारे पास एक बढ़िया डॉक्टर है, हम डॉक्टर बुला के आपका दाना सही करवा देते हैं, आपकी जो ज़ख़म है उस ज़ख़म को सही करवा देते हैं। बोले ठीक है करवा दो। उसने बुलाया, डॉक्टर ने क्या करा, वो ज़ख़म सही कर दिया इनका। और ये उससे इतना खुश हो गए कि उसने डॉक्टर को रिवॉर्ड तो छोड़ो, पूरी अंग्रेज़ों को ही रिवॉर्ड दे डाला। बोले लो तुम लोग फ्री में व्यापार करो भारत के अंदर। तो ये कितना गलत है। आपको देना था अपना दरबार दे देते उठा के, हैं, अपने यहाँ की प्रॉपर्टी उठा के दे देते, खुद का तखत दान कर देते, इतना ही खुश थे। लेकिन पूरे भारत को दांव पे लगाने की ज़रूरत नहीं थी। पूरे भारत का व्यापार इन्होंने दे दिया उठा के, करो पूरे भारत में कहीं भी व्यापार करो, हम तुम्हें फरमान दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये गलत तरीका था, ठीक। अब ये जो कारण थे, ये इमीडिएट कॉजेज मैंने आपको बताया, ये कुछ कॉजेज थे जिसकी वजह से तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी था, तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी था। अब हुआ क्या कि 1756 की बात है। 1756 में यहाँ पे आए रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा यार सिराजुद्दौला ऐसे तो मान नहीं रहा है, सिराजुद्दौला से क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ संधि कर लेते हैं किसी तरीके की, और कहते हैं भाई थोड़ा एरिया में तुम रह लो, थोड़े में हम रह लें, काम कर लेते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ अलीनगर बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? अलीनगर की संधि। कब साइन हुई? 1756 में अलीनगर की संधि साइन हुई। किस किस के बीच में साइन हुई होगी? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। अब इनके बीच में ये जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हो गई, अब इससे तो बात सही हो गई थी, भाई ट्रीटी साइन हो गई, संधि साइन हो गई, तुम अपनी जगह हम अपनी जगह व्यापार करें। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या करा, अपनी करतूतें नहीं छोड़ी। सिराजुद्दौला ने एक बार परमिशन भी दी, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी करतूतें नहीं छोड़ी। कौन सी करतूतें? वही मिसयूज दस्तक का करना, फोर्टिफिकेशन करने की कोशिश करते रहना, कब्जा आगे और करेंगे, ये सब कब्जे करने। यहाँ फिर क्या हुआ, अब देखो क्रोनोलॉजी समझनी है तुम लोग को, सिर्फ और कुछ नहीं समझना। अब क्रोनोलॉजी से ये समझो कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई, ट्रीटी ऑफ अलीनगर के बाद में यहाँ पे अटैक हुआ, अटैक्ड बाय सिराजुद्दौला ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हुई, उसके बाद में संधि के बाद में अंग्रेज़ों ने उसको गलत तरीके से मिसयूज़ किया,
वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। सिराजुद्दौला ने क्या करा, अटैक कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। अब ये रॉबर्ट क्लाइव अपने सब साथियों को लेके भागा और भाग के पहुंचा फुल्टा द्वीप के ऊपर। फुल्टा द्वीप एक जगह पड़ती है वहीं पे बंगाल के ऊपर। तो ये बचने के लिए कहाँ पहुंच गए, फुल्टा द्वीप पे पहुंच गए, भागते 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 फुल्टा द्वीप पे पहुंच गए। ठीक, फुल्टा द्वीप के ऊपर उनकी कुछ भारतीयों ने ही मदद कर दी। ठीक है, किसने मदद कर दी, कुछ भारतीयों ने ही मदद कर दी। अगर वो भारतीय मदद ना करते तो सिराजुद्दौला उसी समय देश से निकाल के इनको बाहर कर सकता था। कम से कम बंगाल का प्लासी तो नहीं हो पाता और अंग्रेज़ों का कब्ज़ा इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगा कि गलतियाँ किसकी रहीं और किसकी वजह से भारत के ऊपर कब्ज़ा अंग्रेज़ों का होना शुरू हो गया, अभी सब पता चलेगा। यहाँ पे क्या हुआ, फुल्टा द्वीप पे ये लोग भाग के पहुँचे। फुल्टा द्वीप पे इनको भारतीयों की मदद मिल गई और उन भारतीयों में मदद करने वाले जो लोग थे वो अंग्रेज़ों की मदद करी थी मराठास ने और मदद करी थी हैदराबाद के निज़ाम ने। किसकी मदद करी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, अब इन्होंने तो इनकी मदद कर दी और इनकी मदद से अंग्रेज हो गए थोड़े से मजबूत। ठीक, और जब ये इनको फुल्टा द्वीप पे भगा के आया तो सिराजुद्दौला के हाथ में कुछ लोग लग गए। ये सब जो हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं इसको एक टॉपिक या हेडिंग नाम दे देना आप लोग, इवेंट्स। कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, ये इवेंट्स चल रहे हैं, घटनाएं चल रही हैं। ठीक, तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 1756 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हो गई। ट्रीटी ऑफ अलीनगर के बाद में अंग्रेज़ों की करतूतों की हरकतों की वजह से वो लोग अभी भी फोर्टिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, अंग्रेज़ों के ऊपर। अंग्रेज़ों के ऊपर जब अटैक किया तो ये भाग के कहाँ पहुँचे, फुल्टा द्वीप के ऊपर पहुँचे। फुल्टा द्वीप बंगाल के अंदर ही एक जगह है, कॉर्नर ऑफ द बंगाल। उसके बाद में जब ये पहुँचे तो ये कमज़ोर थे, असहाय थे। इनकी मदद किसने कर दी, कुछ भारतीयों ने, मराठास ने और हैदराबाद के निज़ाम ने। ठीक, भारतीयों से ही मदद मिल गई, भारतीयों के ही अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये मदद मिल गई। अब देखो एक बहुत बड़ा कारण है भारत के अंदर अंग्रेज़ों के शासन करने का, और वो कारण ये है कि उन्होंने भारतीयों को ही भारतीयों के विरुद्ध खड़ा कर दिया था। ये सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, और ये एग्जाम्पल तुम लोग बार बार देखोगे अभी। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव वॉज द मास्टर ऑफ कॉन्स्पिरेसी, वो कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र का पितामह कहलाता है। ठीक है, और उसके पास में षड्यंत्र करने के बहुत सारे तरीके थे, उसी षड्यंत्र से इन्हें भारतीयों को मिला लिया। ठीक, जब यहाँ पे सिराजुद्दौला इन्हें भगाता हुआ ले गया फुल्टा द्वीप में, तो सिराजुद्दौला के हाथ में कुछ अंग्रेज लग गए और वो अंग्रेज एक घटना के शिकार हुए, जिस घटना को बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या बोला जाता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। हिंदी में भी यही लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, ब्लैक होल घटना के नाम से इसको जाना जाता है। ब्लैक होल ट्रेजेडी बेसिकली थी क्या कि 146 इंग्लिश, कितने, 146 अंग्रेज लग गए किसके हाथ में, सिराजुद्दौला के हाथ में लग गए। और उन 146 अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला ने एक इतने बड़े कमरे में बंद कर दिया। कितने, 146 ब्रिटिशर्स को इस एक कमरे में बंद कर दिया। इस कमरे का साइज़ है, ये 10 फीट मान लो और ये 14 फीट मान लो। अब 14 फीट 10 फीट आप समझ सकते हो, कोई बहुत बड़ा साइज़ नहीं, मतलब जानवरों की तरह ठूस दिया होगा रख के। 14 बाई 10 के कमरे के अंदर 146 ब्रिटिशर्स को इसने बंद कर दिया। और इन 146 ब्रिटिशर्स में से सुबह तक रात भर बंद रहे, 123 यहीं मर गए। 123 यही मर गए। कितने रिमेनिंग बचे, सिर्फ 23 लोग जीवित बचे। 23 लोग जीवित बचे। और इन 23 जीवित में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था होलवेल। क्या नाम था, होलवेल। ये इन 146 लोगों में लीडर था और यही सबको जीने की आशाएं दे रहा था, नहीं नहीं बचे रहो, अभी कोई दिक्कत नहीं, बच जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो 23 बच भी गए। ठीक, वरना उस समय में अगर ऑक्सीजन चल रही होती वो वाली स्प्रे वाली,
जो हमारा गधा मारता था जा जाके मुंह पे, ऐसा कुछ स्प्रे चल रहा होता वो मरवा देता, जाके लाओ स्प्रे मार के आओ, ये भी 23 भी ना बचते। ठीक है, तो होलवेल यहाँ पे लिखता है, होलवेल ने ये पूरी की पूरी घटना किसने लिखी है? होलवेल ने लिखी है। होलवेल ने इल्ज़ाम लगाया कि फुल्टा द्वीप से भागने के बाद में 146 जो लोग बचे थे हमारे, उन 146 लोगों को सिराजुद्दौला ने पकड़ा और एक काल कोठरी में बंद कर दिया, और वो बंद करने वालों की संख्या 146 थी, जिसमें से हमारे 123 लोग मारे गए, सिर्फ 23 जीवित बचे, और उसमें मैं भी बड़ी मुश्किल से जीवित बचा हूँ। इस पूरी घटना का ब्यौरा उसने किसको दे दिया? अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को भेज दिया। ठीक, अब अंग्रेज़ों को एक आरोप लगाना था सिर्फ भारतीयों के ऊपर या फिर बंगाल के नवाब के ऊपर, और आरोप लगा के इनको वहाँ से आर्मी मिल जाती, इनको वहाँ से पैसा मिल जाता, इनको वहाँ से परमिशन मिल जाती कि चलो अब तुम भारत में युद्ध करो। ठीक है, तो इसीलिए कई सारे भारतीय राइटर्स ने इस घटना को सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक लिखा है। क्या लिखा है? काल्पनिक लिखा है। बोले इमेजिनरी है ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग बनाया गया ऐसा करके, जिससे अंग्रेज़ अपने आप को बेचारा दिखा सके और सिराजुद्दौला के ऊपर दबाव बना के उसके अगेंस्ट में विरुद्ध उसके युद्ध कर सके, ऐसा बताया गया सिर्फ। तो ये काल्पनिक घटना सिर्फ और सिर्फ बताई गई, इमेजिनरी पूरी तरीके से। ठीक है, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुई थी वो एक काल्पनिक घटना भी बताई जाती है, कुछ राइटर्स ने लिखा नहीं ऐसा हुआ था, सिराजुद्दौला ने ऐसा किया, तो हमको इसके कंक्लूजन में नहीं जाना है। लेकिन एक आरोप लगा और इस आरोप के बाद में अंग्रेज़ों को परमिशन मिल गई कि अब वो क्या कर सकते हैं, सिराजुद्दौला से डायरेक्ट युद्ध करेंगे। ठीक, अब और क्रोनोलॉजी समझो आगे। रॉबर्ट क्लाइव के साथ में कुछ भारतीय पावर तो हैं, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव क्या चाहता था? घर के अंदर घुस के छेद करना, और अगर घर के कुछ लोग उसके साथ में मिल जाते तो सिराजुद्दौला को हराना बहुत आसान हो जाता। तो रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी एक ये रची, मैंने बोला ना मास्टर ऑफ कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, षड्यंत्रकर्ता कहा जाता है इसको, बहुत बड़ा क्यों कहा जाता है? इसने यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी ये लग करी कि रॉबर्ट क्लाइव ने फैमिली ऑफ सिराजुद्दौला इसको अपने साथ मिला लिया। ठीक है, जैसे कुछ नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसमें एक नाम था मीर जाफर। क्या नाम है? मीर जाफर। मीर जाफर जो था वो आर्मी का कमांडर था। किसका? आर्मी का। अब आर्मी का जो कमांडर होगा, आर्मी को वो जैसा बोलेगा आर्मी सब वैसे ही तो करेगी, उसी हिसाब से पूरी पूरी आर्मी चलेगी। लेकिन क्या हुआ कि इस पूरे के पूरे कालखंड के दौरान मीर जाफर ने क्या करा, यहाँ पे अपनी जो आर्मी थी उसको सिराजुद्दौला के ही अगेंस्ट में खड़ा कर दिया, क्योंकि ये बिक गया। ठीक है, किसके हाथों? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों, रॉबर्ट क्लाइव के हाथों। अब ये तो ये बिकने वाला था, और ये बिका क्यों? इसको लालच ये दिया था अंग्रेज़ों ने कि अगला नवाब तुम्हें बना देंगे, सिराजुद्दौला को हटाएंगे और नवाब किससे बना देंगे? तुम्हें बना देंगे। ठीक, चलो। इसके बाद में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अमीर चंद। क्या नाम है? अमीर चंद। अमीर चंद वो व्यक्ति हैं जो यहाँ पे खजांची हुआ करते थे। खजांची का मतलब समझते हो? जो पूरा का पूरा आपका लिखित खाता बही देखता है। क्या देखता है कि कितना दरबार में रुपया आया और कितना रुपया खर्च किया गया, और इस पूरे के पूरे बजट को उठा के किसके सामने रख देते हैं? राजा के सामने रख देते हैं। ठीक है, तो अमीर चंद कौन थे? खजांची थे एक तरीके से। तीसरा नाम आता है यहाँ पे जगत सेठ। ये सब वो लोग हैं जो सिराजुद्दौला के बहुत वफादार लोग थे, तभी उसने इतनी हाई पोजीशन इन लोगों को दे रखी थी। ठीक है, जगत सेठ एक ट्रेडर था, एक व्यापारी था, और जो सिराजुद्दौला के दरबार में बहुत एक उच्च पद रखा करता था। जगत सेठ को भी इसने खरीद लिया पैसों के लालच में। ठीक, एक नाम है और वो है घसीटी बेगम। क्या नाम है? घसीटी बेगम। घसीटी बेगम जो थी वो आंटी थी किसकी? सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला की आंटी थी। अब ये चारों लोग किसने अपनी तरफ मिला लिए? रॉबर्ट क्लाइव ने। और वो कहावत तो आप लोग ने बहुत अच्छे से सुनी है विभीषण वाली, कौन सी? घर का भेदी लंका ढाए। और घर के भेदी जब भेद खोलने लग जाएं तो फिर पता है उन्हें रावण को तीर कहाँ पे मारना है।
है ना। रावण को कहाँ पे तीर मारना है कि रावण मारा जाएगा, वरना रावण ऐसे नहीं मरेगा। चाहे उसकी गर्दन काट दो फिर गर्दन लग जाएगी, हाथ काट दो फिर हाथ लग जाएगा, पैर काट दो फिर पैर लग जाएगा, शरीर को बीच में से काट दो फिर लग जाएगा। तो विभीषण ने तो बताया था भगवान राम को कि इस जगह तीर मारो तो रावण मारा जाएगा, हुआ था ना। उसी के बाद कहावत तो पड़ी थी, घर का भेदी लंका ढाए। लंका पूरी किसने ढा दी? विभीषण के एक बात ने पूरी लंका ढा दी। और यही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे हो रहा है कि ये सारे के सारे कौन लोग हैं? ये भेदी लोग हैं जिन्होंने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में कॉन्स्पायर किया या कॉन्स्पिरेसी रची और सिराजुद्दौला को फील्ड में जाने से पहले ही हरा दिया। जगत सेठ, व्यापारी, ट्रेडर। अब ये बात सिराजुद्दौला को नहीं पता है, ये मैंने अभी तुम्हें बताई है, अभी सिराजुद्दौला को नहीं बताई है, किसी ने भी नहीं बताई है, ठीक है। अभी सिराजुद्दौला को पता ही नहीं है कि ये सारे लोग बिक गए, और ये सारे के सारे बिक के किसकी तरफ चले गए? अंग्रेज़ों की तरफ। और ये भरोसा किसको दिला रहे हैं? सिराजुद्दौला को, अरे तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो तुम लड़ो। और सिराजुद्दौला पहुंचे मैदान में प्लासी के। बात आ गई है 1757 की, वॉर हो गया है अनाउंस। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के बीच में ये वॉर होना है। ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करेगा रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल को लीड करेगा सिराजुद्दौला, ठीक है। अब ये वॉर फील्ड में सब उतर गए सारे के सारे लोग, लेकिन सिराजुद्दौला को तो ये पता था कि पूरी की पूरी आर्मी मेरे साइड है। लेकिन उधर से क्या है, पूरी आर्मी मिली किसकी तरफ है? अंग्रेज़ों की तरफ। रॉबर्ट क्लाइव ने अटैक करा सिराजुद्दौला के ऊपर, सिराजुद्दौला भी वॉर फील्ड में चला गया। पहले क्या होता था, लड़ाइयाँ जो होती थी, लड़ाई में तुमको लेके चलते हैं। लड़ाइयाँ क्या होती थी, मान लो ये बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड है, बहुत बड़ा, ये पीछे ग्राउंड है राफेआम, देख लो बहुत बड़ा सा ग्राउंड। इस पूरे ग्राउंड के अंदर पहले से ये चीज़ डिसाइड हो जाएगी कि ये जगह है, इस जगह पे तुम्हारी और हमारी लड़ाई होगी, पहले डिसाइड हो जाएगा। जैसे क्रिकेट मैच है, डिसाइड हो जाता है ना, इस ग्राउंड में तुम्हारा और हमारा मैदान में मैच होगा, वहाँ बल्ले चलते हैं, वहाँ तलवारें चलती थी पहले, तो पहले ही डिसाइड हो जाता था इस डेट पे, इस समय पे तुम्हारी आर्मी आ जाएगी, हमारी आर्मी आ जाएगी, दोनों लड़ेंगे, और लड़ने के बाद में जो जीत जाएगा उसी की विजय हो जाएगी। तो इतने बड़े मैदान के ऊपर एक तरफ से तपातक किसकी सेना चली आ रही? सिराजुद्दौला की। दूसरी तरफ से तपातक किसकी सेना चली आ रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे है, अब दोनों की सेनाएं जब आपस में टकराएंगी, इतनी बड़ी बड़ी सेना, तो एक सेना तो हारनी होती है, यही वॉर में रिजल्ट होता है। और उसके बाद में या तो लड़ाई लड़ लो या तो संधि कर लो, दो ही ऑप्शन होते हैं। संधि काम आई नहीं, ट्रीटी ऑफ अलीनगर काम नहीं है, तो अब ऑप्शन क्या बचा? लड़ाई लड़ो। अब लड़ाई हुई, लड़ाई में सिराजुद्दौला बहुत ही ज़्यादा एक बार अंग्रेज़ों को भगा चुका है, तो सिराजुद्दौला कॉन्फिडेंट है कि मैं तो हरा दूंगा, आसानी से हरा दूंगा। लेकिन अंदर ही सारे के सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो सिराजुद्दौला की नैया पलटने को तैयार है। अब ये चारों लोगों ने यहाँ पे हेल्प करी अंग्रेज़ों की, और सारे राज खोल दिए सिराजुद्दौला को कैसे हराना है, और हम तुम्हारे साथ हैं। ग्राउंड फील्ड में सिराजुद्दौला की सेना जो इधर से चल रही है पूरी की पूरी, ये सिराजुद्दौला की सेना चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है। इधर से अंग्रेज़ों की सेना चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये बंगाल है। यहाँ से जो है एक पर्सन है जिसका नाम है मीर जाफ़र। क्या नाम है? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र ऐसे सामने आते 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 ऐसे टर्न होके खड़ा हो जाता है। किसकी तरफ हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। और जैसे ही ऐसे टर्न होके खड़ा हुआ, ये जो आर्मी इसके साथ में चल रही थी, ये आर्मी भी सब इसी की कमांड को मानते हुए ऐसे खड़ी हो जाती है। आधी वफादार है किसकी? सिराजुद्दौला की। आधी वफादार किसकी है? कमांडर की। कमांडर तो मीर जाफ़र है, और मीर जाफ़र ने इसकी तरफ मिला दिया। सिराजुद्दौला ने ये जब देखा ग्राउंड में ये सब चीज़ें हो रही हैं, सिराजुद्दौला लड़ रहा था, जब देखा तो सिराजुद्दौला यहाँ से सीधा भागा। उसको पता था ये मेरे हाथ से युद्ध निकल चुका है, क्योंकि मेरी आर्मी इन सब के हाथ में बिक चुकी है। वो यहाँ से निकला और यहाँ से भाग गया, और यहाँ से भागने के बाद में वो सीधा बंगाल ही छोड़ के निकल गया कि बंगाल के अंदर रुकना सुरक्षित नहीं है, छुप गया कहीं जाके। और ये वॉर जीत कौन गया? रॉबर्ट क्लाइव या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी।
इसको निर्णायक विजय बोला गया, प्लासी का युद्ध जीतना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और इस प्लासी के युद्ध के बाद में अब देखो रिजल्ट क्या क्या हुए। अब मैं क्या बात करूंगा इवेंट्स के बाद में, रिजल्ट की। सबसे पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई इस वॉर को। दूसरी बात, सिराजुद्दौला हार गया इस बात को, वॉर को। ये तो हुआ, ठीक। इसके अलावा क्या हुआ, मैंने बोला था अभी मीर जाफर को यहाँ पे अगला नवाब नियुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मीर जाफर को अगला नवाब नियुक्त कर दिया गया। अमीर चंद और जगत सेठ को खूब, और घसीटी बेगम को खूब पैसा, सोने, चांदी, अशरफी से नवाजा गया, सम्मान दिया गया पूरी तरीके से, ठीक है। अंत में क्या हुआ, मीर जाफर का एक पुत्र था, इसका नाम था मीर मिरान। क्या पुत्र का नाम है, इसने जाके सिराजुद्दौला को ढूंढा और ढूंढने के बाद में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। सिराजुद्दौला वॉर फील्ड में नहीं मारा गया। सिराजुद्दौला किसके द्वारा मारा गया था, मीर मिरान, कि जो किसका बेटा था, मीर जाफर का बेटा था। और इसके बाद में मारा गया। क्यों मार दिया मीर मिरान ने, इसलिए कि सिराजुद्दौला फिर से अपनी आर्मी को कलेक्ट करेगा और फिर से मजबूत होगा, और फिर से मजबूत होकर फिर से मेरे फादर के ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद में क्या होगा, पिता मारे जाएंगे और फिर से इसके हाथ में सत्ता चली जाएगी। तो ये हुआ। इसके बाद में तीसरा रिजल्ट ये हुआ कि ह्यूज फॉर्म ऑफ कैश, मनी, ये सब, और कई टेरिटरीज भी जो अंग्रेज चाहते थे, वो टेरिटरीज भी सारी की सारी किसको मिल गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। किसने दी, ई ने दी, ई गधे ने, जिसके खिलाफ सिराजुद्दौला लगातार खड़ा रहा कि अंग्रेज़ों को बंगाल से बचाना है, भगाना है और बंगाल को बचाना है। उसी पूरे बंगाल को उठा के मीर जाफर ने किसके हाथों में बेच दिया, अंग्रेज़ों के हाथों में बेच दिया, ठीक है। तो ये बंगाल यहाँ से हाथों से निकला, किसके, भारतीयों के हाथों से, इस तरीके से। और गलती किसकी थी, भारतीयों की थी, क्योंकि कुछ भारतीय ही भारतीयों के अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। तो अंग्रेज ये जानते थे बहुत अच्छे से कि भारतीयों को भारतीयों के अगेंस्ट में कैसे खड़ा करना है, ठीक है। अब ये कहानी इसी के पैरेलल चलेगी, कंटिन्यू चलेगी। अब इस कहानी को हम आगे ही बढ़ाएंगे, पीछे नहीं चलेंगे इसके। अब हम कहानी को देखेंगे। ये कहानी चली गई है 1760 में, लड़ाई खत्म हो गई, उसकी चिंता मत करो, लड़ाई खत्म हो गई। और लड़ाई खत्म होने के बाद में यहाँ पे अब 1760 तक नवाब कौन रहेगा, मीर जाफर ही रहेगा, ठीक। लेकिन 1760 के अंदर क्या हुआ, मीर जाफर की नवाबी चली नहीं ज़्यादा, क्योंकि नवाब जो था बंगाल का वो लगातार पैसा देता रहता था अंग्रेज़ों को, वो उससे पैसे मांगते रहते थे, मीर जाफर देता रहता था। एक समय ऐसा आया मीर जाफर के पास पैसा ही नहीं बचा, तो मीर जाफर ने कहा मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या दूँ। तो अंग्रेज़ों ने कहा चलो तुम हटो, तुमको बनाएंगे ही नहीं हम नवाब, ठीक। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 1760 में नवाब को चेंज करा और मीर कासिम को अगला नवाब नियुक्त कर दिया। कब, 1760 में। और 1760 में मीर कासिम कौन है, सन इन लॉ है किसका, मीर जाफर का, दामाद है। मीर जाफर का क्या है, ये दामाद है। इसको क्या करा यहाँ पे, सत्ता सौंप, बोले तुम करो, ठीक है। अब ये भी खुश हो गए। मीर कासिम बोले अच्छा मुझे नवाब बनाया, मैं आपको बी भी दूंगा, मैं आपको एम भी दूंगा, मैं आपको सी भी दूंगा। क्या है ये, बंद मक्खन चाय मैं आपको बंद भी दूंगा, मैं आपको मक्खन भी दूंगा, मैं आपको चाय भी दूंगा, है बीएमसी तो यही है, बंद मक्खन चाय नहीं है। ये है बर्दवान, जगह है, एक प्लेस है बंगाल का, बढ़िया प्लेस था, ठीक है। अंग्रेज यहाँ पे अपनी जगहों पे फैक्ट्री खोल सकते थे और अपना आराम से व्यापार कर सकते थे। ये था मिदनापुर, ये भी प्लेस है। और ये क्या था, ये था चिटगांव, ये भी क्या था, एक प्लेस। ये मीर कासिम इतना खुश होगा कि इन्होंने ये तीनों किसको दे दिए, अंग्रेज़ों को दे दिए। बोले भाई लो तो ये सब किसको मिल गए, ईस्ट इंडिया कंपनी को गिफ्ट के फॉर्म में इन्होंने दे दिए। बोले रखो अपने पास, बहुत है मेरे पास में, ये 3 टेरिटरीज दे दूंगा तो मैं कुछ नहीं जाएगा मेरे पास। बोले ठीक है कोई बात नहीं, अंग्रेज़ भी खुश हो गए।
लेकिन मीर कासिम जो था थोड़ा जज्बाती किस्म का आदमी था। जज्बाती किस्म का आदमी का मतलब इसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरे भारतीयों के साथ में ये अंग्रेज़ कुछ गलत कर रहे हैं, ये चीज़ इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो इसने क्या करा, इसने क्या करा, यहाँ से एक इशू उठाया, मुद्दा उठाया, दस्तक का। दस्तक मैं बता चुका हूँ तुम लोग को पहले, दस्तक एक मुद्दा चल रहा था, यहाँ सिराजुद्दौला इसी के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था। मीर कासिम ने क्या बोला, ये जो दस्तक गलत तरीके से भारतीयों से वसूला जा रहा है ये गलत है, इसको ख़त्म करो तुरंत का तुरंत, वरना सबसे लो, सभी लोगों से कर लो। ठीक, तो इसने क्या करा, इशू तो उठाया दस्तक का, और इशू गया कानों तक, किसके, अंग्रेज़ों के। तो जब अंग्रेज़ों कानों तक, अंग्रेज़ों ने बोला चुप बैठो तुम, तुम्हें हमने नवाब बनाया है, और तुम अगर ज़्यादा उगलोगे तो तुम्हें भी हटा देंगे, फिर नाम मीर जाफ़र को बना देंगे। मीर जाफ़र मरा नहीं है, अभी जिंदा है, हम बना देंगे उसे, तुम चुप बैठो, जैसे कह रहे हैं वैसे करो। ठीक, लेकिन ये थोड़ा और आगे स्टेप चला गया। मीर कासिम ने क्या करा, एबॉलिश ही कर दिया दस्तक को, उनकी कोई बात नहीं सुनी, और यहाँ पे दस्तक को एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश का मतलब क्या करा, इसको ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया। बोले अगर कोई अंग्रेज़ दस्तक नहीं दे रहा है तो हमारा कोई भारतीय भी दस्तक नहीं देगा। अब ये क्या था, पूरी तरीके से अंग्रेज़ों की गर्दन काटने वाली बात थी। उन्होंने मना किया और इसने ये काम कर दिया। मिसयूज़ ऑफ दस्तक जो हो रहा था लगातार, उसको एबॉलिश किसने कर दिया, मीर कासिम ने इसको एबॉलिश कर दिया। अब मीर कासिम को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अंग्रेज़ मेरे पीछे आएंगे, पता है ना, अंग्रेज़ मेरे पीछे आएंगे। तो मीर जाफ़र बोला ये मेरे पीछे आएंगे, मैं इनसे आगे निकल जाऊंगा। इसने क्या करा, तुरंत अपनी कैपिटल भी ट्रांसफ़र कर दी। अभी कैपिटल क्या थी, मुर्शिदाबाद ही तो थी, वही तो कैपिटल बनी है बंगाल के। तो इसने कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया फ्रॉम, अभी मुर्शिदाबाद है, और मुर्शिदाबाद से इसने कैपिटल को ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दिया मुंगेर। बंगाल में ही एक जगह है मुंगेर। अब बंगाल की एक नई कैपिटल कौन बन गई, मुंगेर बन गई। दो बड़े बड़े कारनामे कर डाले इसने। एक तो ये कर डाला कि सीधा एबॉलिश ही कर दिया दस्तक को, जो अंग्रेज़ों के मुंह पे तमाचा था तगड़ा वाला, और दूसरा कैपिटल लेके ही चला गया। बोले मुर्शिदाबाद में रुकूंगा ही नहीं, तुम लोग आओगे कैसे मेरे पीछे, मैं मुंगेर चला जाऊँगा। अंग्रेज़ बोले मुंगेर चले जाओ, चाहे तुम अब ब्रिटेन में चले जाओ, अब तुम्हें छोड़ेंगे तो नहीं, तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे गंदे तरीके से। ठीक, ये कहानी हुई 1760 से लेके 1764 तक। ये कितनी कहानी है, 1760 से 64 तक की ये कहानी इस टाइम पीरियड में चल रही है। आगे चले। मीर कासिम ने बोला मुझे भरोसा नहीं है अपने यहाँ बंगाल के लोगों पे। बंगाल के लोगों का मतलब अब वही जो फैमिली थी मीर जाफ़र की, वही फैमिली किसकी है, मीर कासिम की। आपस में सब रिश्तेदारी तो है, मैंने बताया ना, दामाद उसका। अब यही फैमिली अगर मेरे साथ गद्दारी करेगी तो फिर मैं मारा जाऊंगा, जैसे सिराजुद्दौला के साथ हुआ मेरे साथ भी हो जाएगा। तो मीर कासिम ने बोला कि मुझे भारत में अगर कोई सपोर्ट मिल सकता है तो वो बंगाल में नहीं मिलेगा, बंगाल से बाहर मिलेगा। ठीक है, और वो बंगाल से बाहर कौन सी जगह है, बोले अवध चलते हैं। ठीक है, अवध में भी नवाब रहते थे, यही नवाबों वाला इलाका था, लखनऊ नवाबों का इलाका बोला जाता है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द अवध, कैपिटल थी अवध की। अवध के अंदर भी नवाब रहते थे, और अवध के जो नवाब थे उनका क्या नाम था, शुजा-उद-दौला। ये नाम ध्यान रखना तुम लोग सब, जो फैक्ट दे रहा हूँ वो ध्यान रखना। ये बंगाल के नवाब है, ये शुजा-उद-दौला अवध के नवाब है, और यहाँ एक नाम और प्लस कर रहा हूँ मैं। अब ये कर रहा हूँ मैं यहाँ पे प्लस उनका जो इसमें और ऐड होंगे। इनका नाम था शाह आलम सेकंड। क्या नाम है, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड कौन थे, ये थे मुगल। ये कौन थे, मुगल थे।
तो मीर कासिम मुंगेर से भागता हुआ सीधा कहाँ आया, अवध आया, और अवध में इसने सहायता ली किसकी, शुजाउद्दौला की। और शुजाउद्दौला के बाद में ये गया किसके पास में, दोनों मिलके शाह आलम के पास में, और मुगल बादशाह शाह आलम से इन्होंने क्या ली, ये हेल्प ली। अब इन तीनों की टीम बन गई, टीम बन गई ना। और ये पूरी की पूरी टीम जो है अब किसके अगेंस्ट में लड़ेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़ेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी में नया नवाब आ चुका है जिसका नाम है हेक्टर मुनरो। क्या नाम है इसका, हेक्टर मुनरो। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के में नया नवाब आ चुका है, वो कौन है, हेक्टर मुनरो। बात हो गई 1764 की, और 1764 में यहाँ पे शुरू हो जाता है क्या, बैटल ऑफ बक्सर। इसको हम लोग कहते हैं बक्सर की लड़ाई 1764। किस किस के बीच में हुई बक्सर की लड़ाई पूछा जाए तो, मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, अवध शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, और शाह आलम सेकंड जो मुगल नवाब थे। इन तीनों की मिक्स सेना वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बक्सर का युद्ध होता है। अब इन तीनों ने जो अपनी सेना बनाई थी, तीनों ही परेशान थे अंग्रेज़ों से। मीर कासिम परेशान इसलिए थे, बंगाल के पीछे कैप्चर करने में डटे पड़े थे। अवध में ये लोग ज़बरदस्ती अपना शासन स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ रूल वहाँ रूल, इसको 45 उसको 45। मुगल बादशाह इन सबसे परेशान था क्योंकि जगहें तो उसी की जा रही थी। मुगल बादशाह को सिर्फ एक कोना मिला हुआ था, उसी में रह रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करने के ऊपर भारत में आ चुकी थी, और प्लासी हारने के बाद में सबको यही लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को छोड़ेगी नहीं। तो इसी वजह से ये सब लोग आपस में साथ में आए, और साथ में आने के बाद में इन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। अब ये लड़ाई हुई 1757 के बाद 1764 की लड़ाई। इस वॉर के अंदर, लड़ाई के अंदर किसी भी तरीके का कोई षड्यंत्र नहीं हुआ, जैसा किसमें हुआ था, प्लासी में हुआ था। इसमें नहीं हुआ, इसमें किसी की भी फैमिली नहीं मिली क्योंकि मीर कासिम निकल के यहाँ आ गया। अब इतनी बड़ी बड़ी सोचो तुम लोग, कौन है ये, बड़ी सत्ताएं हैं, बहुत बड़ी सत्ताएं, और इन सारी सत्ताओं को मिला के एक सत्ता के अगेंस्ट में खड़ा होना है, और वो कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता। और इन सत्ता को किसने हरा दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको वॉर फील्ड के अंदर हरा दिया। ठीक, लॉस्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन, इनकी पूरी की पूरी सेना। अब ये बोला जाता है कि ये वाला जो युद्ध था वो निर्णायक विजय था, किसके लिए, अंग्रेज़ों के लिए भारत के अंदर। और ये निर्णायक विजय इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सुप्रीम विजय थी ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स ने पहली बार बिना किसी षड्यंत्र के अपने हथियार और अपनी आर्मी के दम पे किसी वॉर को जीता था, और इतनी बड़ी सेना के अगेंस्ट में जीता था। तो ये निश्चित हो चुका था भारत के अंदर, इतिहासकारों ने लिखा कि अब भारत के ऊपर अगर कोई भी रूल करेगा तो वो रूल करने वाली सेना सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की ही होगी। ठीक है, क्यों हार गए ये सारे के सारे लोग, रीजन क्या, अगर कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई, षड्यंत्र नहीं हुआ, तो कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये लोग इतने बड़े वॉर को हार गए, इतनी बड़ी सेना, बताओ। रिसोर्सेज एक बोल रहे हो आप, चलो रिसोर्सेज मान लेते हैं, रिसोर्सेज नहीं थे, और बताओ भाई। तो वो रिसोर्सेज में आ गया, रिसोर्सेज रिच थे इनके पास में, ज़्यादा पैसा था, इस वजह से। पैसा तो मुगलों के पास कम था क्या, और बंगाल के नवाब के पास, अवध के पास में था। पैसा एक बहुत बड़ा कारण तो था, ठीक है मान रहे हैं, लेकिन मेजर कारण नहीं था। मेजर कारण यहाँ पे एक है, वो है मिलिट्री की वीकनेस। इनके पास जो मिलिट्री थी वो थकी हुई थी, कमज़ोर थी। अंग्रेज़ नई नई सेना लेके आए थे, एकदम एडवांस सेना थी, बड़ी सेना थी। तीसरा कारण मैं लिखूंगा अगर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कौन एडवांस है, अंग्रेज एडवांस है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो एडवांस है टेक्नोलॉजी में, और इस टेक्नोलॉजी में जो एडवांस होगा वो वॉर जीत जाएगा। तो इनके पास में क्या थी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनके पास में वॉर टैक्टिक्स बहुत अच्छी थी। तो ये वॉर टैक्टिक्स में अच्छे थे, इस वजह से
बाबर जब भारत पे पहली बार अटैक करने आया तो बाबर की सेना में सिर्फ और सिर्फ कितने लोग थे? 12,000 बोले जाते हैं। और इधर सामने वाली जो सेना थी किसकी? इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी की सेना में लाखों लोग थे और हज़ारों की सेना लाखों लोगों से जीत गई। बाबर जीत गया इब्राहिम लोदी से। क्यों जीत गया? मिलिट्री की स्ट्रेंथ की वजह से। लड़ाई लड़ने का तरीका आता था उसे, वॉर टैक्टिक्स उसकी नई थी एकदम, किसी ने कभी देखा ही नहीं था। अच्छा ऐसे भी लड़ते हैं, ये था। और उसके पास टेक्नोलॉजी भी थी। तोपे लेके आया था, बारूद छोड़ दिया, सब धुआं धुआं हो गया। भागो कहाँ भागो। तो अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे ही न्यू टेक्नोलॉजी भारत के अंदर यूज़ करी। भारत के इतिहास से भारतीयों ने नहीं सीखा, भारत के इतिहास से अंग्रेज़ सीख के चले गए और उन्होंने वही सारे इतिहास को भारत में लागू करते चले गए। इस वजह से 1757 से लेके 1947 तक कितने साल हो गए? 190 साल। और 190 साल ये लोग हिले नहीं भारत से, वहीं रहे सटे हुए जमे हुए, क्योंकि उन्होंने भारत के इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ा और पढ़ा ही नहीं, उसको अप्लाई कर दिया। इस वजह से ये लोग जीते। अब ये हुआ वॉर खत्म। अब वॉर के आते हैं कुछ रिजल्ट। इसके भी रिजल्ट आए भाई। इसका रिजल्ट क्या आया? यहां पे हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 1765 में साइन। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दो तरीके से हुई। एक तो हुई ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुगल्स के बीच में, और एक हुई ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अवध के बीच में। दो हुई इलाहाबाद की ट्रीटी। एक को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1 बोलते हैं, एक को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 2 बोलते हैं। दोनों के बीच में संधियां हुई और दोनों के बीच की जो ट्रीटी थी, जो संधि थी, वही ट्रीटी और संधि यहाँ पे कारण बन गई भारत के अंदर भारतीयों का सफाया करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस थे, वो बताऊंगा मैं तुम्हें। दूसरा क्या हुआ इस वॉर का रिजल्ट? मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया गया। मीर जाफर कम से कम बगावत तो नहीं किया था, पैसा ही तो नहीं दे पा रहा था। बंगाल का नवाब फिर से किसको बना दिया गया? मीर जाफर। और मीर कासिम को सजा दे के हटा दिया गया। ये हुआ बक्सर के वॉर का रिजल्ट। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या थी? कौन कौन से क्लॉजेस साइन हुए? मुगल को कितना भी सीमित कर दिया गया या अवध को कितना सीमित कर दिया गया, और साथ ही साथ में मीर जाफर को जब रीअपॉइंट करा गया तो मीर जाफर का और वहाँ पे क्या रोल था, बंगाल के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, कौन कौन सी नई चीज़ें यहाँ पे लॉन्च हुई, और कैसे अंग्रेज़ों ने इस 1765 की इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद में भारत के अंदर अपना पूरा दबदबा बना लिया। इस सब की चर्चाएं अब हम लोग कब करेंगे? अगले क्लास के अंदर करेंगे।